बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम अनीमिया पैथोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो अनीमिया के अंदर आरबीसी का मैच कम हो जाता है। आरबीसी के मैच कम होने की वजह से हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सिया की वजह से आपको जनरलाइज सिम्टम देखने को मिलते हैं, लाइक वीकनेस, फटीग, डिस्निया वगैरह हो गया। इसके अलावा स्किन की कंजक्टिवा की पेलनेस हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है या लाइट हेडेडनेस हो सकती है। अगर पेशेंट को पहले से कोई क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उस हाइपोक्सिया की वजह से एंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है। अब आरबीसी मैच को मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट और आरबीसी काउंट। तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बेस पर हम अनीमिया को डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, कि अगर हीमोग्लोबिन मेल के अंदर 13.5 ग्राम और नॉन प्रेग्नेंट के अंदर 12.5, प्रेग्नेंट के अंदर 11 ग्राम पर डेसीलीटर, तो ये आपने देख लेना है। ओके। नॉर्मल वैसे 13.5 से लेकर 17.5 होता है मेल के अंदर और 12.5 से लेकर 16 तक होता है फीमेल के अंदर। और हमने अब अनीमिया की क्लासिफिकेशन करनी है। एक तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि आरबीसी के साइज़ को देख लिया। आरबीसी का साइज़ को देखने के लिए हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यूज़ करते हैं। तो अगर एमसीवी 80 से 80 फेम्टोलीटर में, फेम्टोलीटर से याद रखता हूँ, 80 से कम हो तो उसको माइक्रोसिटी कहते हैं। अगर 80 से लेकर 100 पर फेम्टोलीटर हो या फेम्टोलीटर वगैरह तो वो नॉर्मल सिटिक है, लेकिन अगर मैक्रोसिटिक है, मेगालोब्लास्टिक है, तो वो 100 से ज़्यादा होगा। तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म, जिसमें आरबीसी की प्रोडक्शन क्या हो सकती है, कम हो सकती है, या डिग्रेडेशन ज़्यादा हो गई है, या फिर लॉस हो गया, ब्लड लॉस। तो पहला है माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर कौन कौन से एनीमिया आते हैं, इसका निमोनिक है ए लिस्ट। ए फॉर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, एल फॉर लेड पॉइजनिंग, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एस फॉर सिडरोब्लास्टिक एनीमिया और टी फॉर थैलासीमिया। तो पहला हम देख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की। माइक्रोसिटिक एनीमिया को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एमसीवी। तो अगर एमसीवी 80 से कम है, 80 फेम्टोलीटर, तो माइक्रोसिटिक होगा। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया की जो मेन इटियोलॉजी होती है वो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। ओके, तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब आरबीसी की जो होती है प्रोडक्शन वो बोन मैरो के अंदर होती है। जो आरबीसी प्रोजेनिटर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और वो नॉर्मली डिवाइड करते हैं मल्टीपल टाइम, जिसकी वजह से स्मॉलर मैच्योर सेल होते हैं। अब इसका पूरा मैकेनिज्म बता रहे हैं। लेकिन जब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम होगी तो माइक्रोसाइटोसिस होना शुरू हो जाएगी। माइक्रोसाइटोसिस इस वजह से होती है कि जो सेल्स हैं उनकी एक्स्ट्रा डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ताकि पर सेल साइज हीमोग्लोबिन को मेंटेन किया जा सके। ओके, अब हीमोग्लोबिन के अंदर हीम और ग्लोबिन होता है। हीम के अंदर मजीद आयरन और प्रोटोपोरफायरिन होता है, यानी आयरन, प्रोटोपोरफायरिन या ग्लोबिन, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर आपने हीमोग्लोबिन को कम करना है बस। माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वही आपको बता चुका हूँ, लेड पॉइजनिंग वाला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आयरन का लेवल कम हो जाता है। उसका मैकेनिज्म क्या है, आयरन कम, हीमोग्लोबिन कम, माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। खास तौर पर जो न्यूट्रिशनल एनीमिया सबसे ज़्यादा यही कॉमन होता है। ओके, अब उसका पूरा मैकेनिज्म लिखा है कि जो आयरन आता है हीम या नॉन हीम फॉर्म में आता है। जो हीम है वो मीट के अंदर होता है, गोश्त के अंदर, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन हीम आयरन को कंज्यूम करते हैं। एब्जॉर्प्शन मेनली ड्यूडिनम के अंदर होती है। एंटीरोसाइट्स के ऊपर हीम और नॉन हीम डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। जो हीम फॉर्म है वो ज़्यादा तेज़ी से अच्छे से रीअब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जो नॉन हीम वाली है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ओके, अभी पूरा उसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है जिसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ। अब हम आयरन स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। ओके, और ये पैरामीटर्स आपने माइक्रोसिटिक एनीमिया में अप्लाई करने हैं। नंबर 1, सीरम आयरन के, सीरम आयरन कितना है। सीरम आयरन होता है मेजर ऑफ आयरन इन द ब्लड। इसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ओके, तो वो क्या शो करती है, वो ये शो करती है कि ब्लड के अंदर फ्री ट्रांसफरेंट के मालिक्यूल कितने हैं, जबकि परसेंटेज सैचुरेशन ये शो करती है कि कितने ट्रांसफरेंट के मालिक्यूल आयरन से बाउंड हो चुके हैं। और जो सीरम फेरेटिन है वो आयरन के स्टोरेज को रिफ्लेक्ट करती है, और आयरन का स्टोरेज मैक्रोफेजेस के अंदर, लीवर के अंदर होता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, आप इतना रट्टा मारे ना कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, दो कंडीशन के अंदर हाई होती है। नंबर 1, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और प्रेगनेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, मेनली आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को याद रख लेना। और जबकि सीरम आयरन एक ही कंडीशन में ज़्यादा होगा, वो है सिट्रोब्लास्टिक वाला, ठीक है, जबकि परसेंटेज सैचुरेशन और ये भी ज़्यादा होती है सिट्रोब्लास्टिक के अंदर। ओके, और इन सब के मीनिंग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कॉजेज़ को देख लेते हैं। आयरन डेफिशिएंसी ही मेन कॉज होता है। अब आयरन की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, या तो डायट्री डेफिशिएंसी या ब्लड लॉस। इन्फेंट के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग को फॉलो करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी नेचुरली आयरन रिलेटिवली कम होता है। बच्चों के अंदर डाइटरी डेफिशिएंसी होती है। अडल्ट के अंदर, मेल के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज़, और जो फीमेल्स होती है इनमें प्रेगनेंसी, एमिनोरेजिया। एल्डरली जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो कोलोन का पॉलीप्लाटिनो कार्सिनोमा है। इसके अलावा हुक वार्म का इन्फेक्शन होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, एंसेलेस्टोमा ड्यूडिनली और निकेटर अमेरिकन्स।
ओके, तो डाइटरी लैक या ब्लड लॉसेस की वजह से अनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी। तो इसके अलावा बाकी क्या हो सकती है? मैल न्यूट्रिशन है, मैल अब्ज़ॉर्प्शन है या गैस्ट्रेक्टमी है। जब गैस्ट्रेक्टमी करते हैं तो जो एसिड होगा वो रिलेटिवली कम होगा। जब जो एसिड होता है वो आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन करवाता है। यानी जो गैस्ट्रिक एसिड है वो आयरन को फेरस फॉर्म में रखता है जिसकी अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। अब आयरन डेफिशिएंसी के 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आयरन के जो स्टोरेज है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब आयरन की स्टोरेज कम होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से फेरेटिन कम होगा। जब फेरेटिन कम होगा तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी ट्रांसफर के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर सीरम का आयरन कम होना शुरू हो जाएगा। इस केस में सीरम आयरन कम हो जाएगा और परसेंटेज सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती है। फिर नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा कि बोन मैरो छोटे-छोटे लेकिन बोन मैरो कम बनाएगी लेकिन नॉर्मल साइज़ के आरबीसी होगा। फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है कि बोन मैरो कम आरबीसी बनाएगी और छोटे-छोटे आरबीसी बनाएगी। क्लिनिकल फीचर के अंदर एनीमिया हो सकता है। किलोनिकिया नीमे के साइन सिम्पटम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाई का हो सकता है कि जो नॉन न्यूट्रिशनल फूड है उसकी क्रेविंग हो जाती है। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर क्या होगा? लेबोरेटरी फाइंडिंग आपने इसको रट्टा मान लेना स्टेबल को, ठीक है? तो लेबोरेटरी फाइंडिंग में नंबर 1 की आप स्मीयर लेते हैं, पेरिफेरल स्मीयर, तो इसके अंदर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी है और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। इसका मतलब कि साइज़ और शेप में वेरिएशन देखने को मिल रही है। फेरेटिन कम होगा क्योंकि स्टोरेज कम आयरन की, टोटल बाइंडिंग आयरन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ट्रांसफेरेंट के मॉलिक्यूल बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन सीरम आयरन कम है और सैचुरेशन भी कम है। इसके अलावा जो फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन है ये बढ़ जाएगा क्योंकि आयरन ही नहीं है आगे बनाने के लिए। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप फेरस सल्फेट देते हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एसोफेजियल वेप और एट्रोफिक ग्लोसाइटस, इन तीनों को मिला के हम प्लमर विंसन सिंड्रोम कहते हैं और इसमें एनीमिया, डिस्फेजिया और बीफी टंग होती है। नेक्स्ट एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अब इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है या कैंसर होता है, इनकी वजह से होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर एंडोकार्डाइटिस और ऑटोइम्यून कंडीशन होती है। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया यही होता है, जबकि न्यूट्रिशनल एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या कैंसर की वजह से। तो जो क्रॉनिक डिजीज होती है, कैंसर या इन्फ्लेमेशन है, उनकी वजह से लीवर से एक्यूट फेस रिएक्टेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसमें एक हेप्सिडिन भी होता है। अब हेप्सिडिन का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हेप्सिडिन करता है कि हेप्सिडिन आयरन को सिक्वेस्टर कर लेता है स्टोरेज साइट के ऊपर। ओके, सिक्वेस्टर कर लेगा। ओके, हेप्सिडिन आयरन को सिक्वेस्टर कर लेगा किस तरीके से कि ये मैक्रोफेज से इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर की तरफ आयरन की स्टार ट्रांसफर को कम कर देगा, यानी मैक्रोफेज में स्टोर होता है और इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर के अंदर ये यूटिलाइज होता है तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। नंबर 2, ये इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि किसी तरह से बैक्टीरिया के पास आयरन ना पहुंचे जो कि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। तो एक मैकेनिज्म तो ये होता है। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि यानी जब आयरन कम हो जाएगा, सिक्वेस्टर हो जाएगा तो आयरन की अवेलेबिलिटी कम है। जब आयरन की अवेलेबिलिटी कम है तो हीम कम, हीमोग्लोबिन कम और इस वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर क्या होगा? ओके, अब इसमें फेरेटिन ज़्यादा है क्योंकि आयरन ज़्यादा सिक्वेस्टर हो रहा है, लेकिन 1 सेकंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका क्या मतलब है? जब फेरेटिन ज़्यादा होता है तो ट्रांसफरिन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। सीरम आयरन कम होगा क्योंकि सारा का सारा सिक्वेस्टर हो गया। जब आयरन कम है तो सैचुरेशन भी कम होगी और फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर आप अंडरलाइंग कॉज को एंडोकार्डाइटिस वगैरह इनको ठीक करना आप। अब है सिड्रोब्लास्टिक। सिड्रोब्लास्टिक के अंदर प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर आयरन की अवेलेबिलिटी कम थी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी थी, सिड्रोब्लास्टिक के अंदर प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस भी खराब थी। ओके, तो जो प्रोटोपोरफायरिन है उसके कम होने की वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। अब प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस का रिएक्शन लिखा हुआ है कि सबसे पहला स्टेप होता है, पहला नहीं होता बल्कि पता नहीं कौन सा स्टेप है। हाँ, पहला ही स्टेप है अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेस, एएलए सिंथेस वगैरह। ये सक्सिनाइल कोए को और ग्लाइसिन जो होता है उसको अमाइनो लिवोलेनिक एसिड में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे विटामिन B6 को यूज़ करता है। अब इस स्टेप की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे एक एंजाइम और एक कोफैक्टर है, उनकी डेफिशिएंसी या उनके इनहिबिशन की वजह से ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। दूसरा एंजाइम है एएलए डिहाइड्रोटेज, उसको पोर्फो बिलोनिजल में कन्वर्ट करता है। फिर फाइनली आगे प्रोटोपोरफायरिन बन जाता होता है। ओके, और लास्ट में आखिर में एंजाइम होता है फिरोचिलेटेज। फिर जो आयरन होता है ये इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर की तरफ ट्रांसफर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, वहाँ से हीम बनेगा। लेकिन अगर प्रोटोपोरफायरिन डेफिशिएंट है तो जो आयरन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रैप रहेगा। ओके, और जो आयरन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रैप हो गया तो वो आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया बनना शुरू हो जाते हैं। जो आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन भरा पड़ा हुआ है, तो वो न्यूक्लियस के अराउंड रिंग बनाना शुरू कर देते हैं। किनके? न्यूक्लियस के इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर के। तो ऐसे इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर जिनके न्यूक्लियस के अराउंड आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया हो उनको बोलते हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट। ठीक हो गया? दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की etiology को देख लेते हैं कि ये कॉन्जेनिटल या एक्वायर्ड हो सकता है। कॉन्जेनिटल के अंदर जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी वगैरह हो सकती है, एएलए सिंथेज वगैरह जो कि रेट लिमिटिंग है। एक्वायर्ड कॉजेज़ के अंदर अल्कोहलिज्म है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचा देगा। लेड पॉइजनिंग है, लेड 2 एंजाइम को ब्लॉक करता है।
पहले और दूसरे नहीं बल्कि दूसरा और आखिरी वाला ईयर डिहाइड्रोटेस और फिनोचिलेटेस और विटामिन B6 डेफिशिएंसी जो कि पहले स्टेप के लिए चाहिए होती है, और ये आपको देखने को मिलती है आइसोनियाज़ाइड की वजह से। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर वंस अगेन क्या होगा कि आयरन तो बहुत ज़्यादा है, यानी फेरेटिन ज़्यादा होगा, लेकिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी रिलेटिवली कम हो जाएगी। लेकिन सीरम का आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से लीक आउट कर जाएगा और परसेंटेज सैचुरेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि आयरन ज़्यादा बाइंड करेगा। ओके, इसको बोलते हैं आयरन ओवरलोड कंडीशन। इसके बाद है थैलासीमिया। थैलासीमिया के अंदर ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस खराब हो जाती है, डिक्रीज सिंथेसिस हो जाती है, या एब्सेंट ऑफ ग्लोबिन चेन है। जब ग्लोबिन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया है। ओके, तो जो इनहेरिटेड होता है, जेनेटिक डिजीज है, जो उसके कैरियर्स होते हैं वो प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम से बच जाते हैं। अब इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी चेन खराब हुई है, अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया को आपने स्टडी करना है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल टाइप्स कौन-कौन सी होती है। 3 मेन टाइप का होता है, हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन ए1, हीमोग्लोबिन ए2। तो जो एफ वाला होता है, इन सब के अंदर अल्फा चेन तो होती है 2, लेकिन अगर गामा चेन ऐड कर दो तो हीमोग्लोबिन एफ बन जाएगा, अगर बीटा चेन ऐड कर दो तो हीमोग्लोबिन ए1 बन जाएगा, अगर आप डेल्टा चेन ऐड कर दो तो हीमोग्लोबिन ए2 बन जाएगा। ओके, अब अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, इनको स्टडी करना है। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है, वंस अगेन दोनों इनहेरिटेड डिजीज़ है। अल्फा थैलेसीमिया जीन डिलीशन की वजह से होता है, बीटा थैलेसीमिया पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, खासतौर पर प्रोमोटर या स्प्लाइसिंग साइट पे होता है। अगर प्रोमोटर पे होगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, स्प्लाइसिंग पे होगा तो थोड़ा बहुत बनेगा, डिमिनिश प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि 4 अल्फा जीन्स होते हैं, 4 अल्फा जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे पड़े होते हैं। तो 4 को रट्टा मार लो और 4 का स्क्वायर कर लो तो बन जाएगा 16। लेकिन थैलेसीमिया वाले, जो बीटा थैलेसीमिया वाले होते हैं, इसके 2 बीटा चेन होते हैं, 2 बीटा जीन होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़े होते हैं। अगर एक जीन डिलीटेड हो तो एसिम्प्टोमेटिक एनीमिया होता है, अगर 2 जीन डिलीट हो जाए तो एनीमिया माइल्ड होगा, और आरबीसी की काउंट क्या होती है, रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, अब जो 2 टाइप की डिलीशन होती है, सिस डिलीशन और ट्रांस डिलीशन। सिस डिलीशन के अंदर ज़्यादा सीवियर थैलेसीमिया होता है। सिस डिलीशन का मतलब है कि सेम क्रोमोसोम के दोनों जीन डिलीट हो गया, तो ये एशियंस में देखने को मिलता है। लेकिन जो ट्रांस वाला होता है, एएफटी से रट्टा मार सकते हो आप, ट्रांस वाला ये उस वक्त देखने को मिलता है जब एक ही क्रोमोसोम से एक डिलीशन हो, वन डिलीशन अकर्स ऑन ईच क्रोमोसोम, ठीक हो गया। तो ये आपको किस में देखने को मिलता है, अफ्रीकन में देखने को मिलता है, अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर। अगर 3 जीन्स की डिलीशन हो तो उसकी वजह से सीवियर एनीमिया होगा। जो बीटा चेन्स होती है एक्स्ट्रा बड़ी भी होती है, तो वो टेट्रामर बना देती है। इस टेट्रामर को बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच, जो कि आरबीसी को नुकसान पहुंचा देगा। अब हीमोग्लोबिन एच को आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से देखते हैं, अगर चारों जीन डिलीट हो जाए तो वो इन यूट्रो लीथल होता है। ओके, और यहाँ पे बच जाती है गामा चेन्स। अब यहाँ पे इस कंडीशन को हाइड्रोक्स फेटालिस कहते हैं। अब जो गामा चेन्स होती है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में या फीटल लाइफ में देखने को मिलती है। तो जो गामा चेन है वो टेट्रामर बना देगी, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन बार्स। ऊपर था हीमोग्लोबिन एच, वंस अगेन हीमोग्लोबिन एच, हीमोग्लोबिन बार्स या आरबीसी को नुकसान पहुंचा देती है, उनको भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से देखते हैं। बीटा थैलेसीमिया जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, खासतौर पर प्रोमोटर या स्प्लाइसिंग पे होता है। ओके, तो जो 2 बीटा जीन्स होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़े होते हैं, 2 बीटा है, 1-1 से रट्टा मार सकते हो आप, 1-1-2 या 1-1-11। जो म्यूटेशन होती है उसकी वजह से या तो बीटा चेन की सिंथेसिस पूरी 0 पे चली जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके हम मेनली 3 टाइप करते हैं, बीटा थैलेसीमिया माइनर, मेजर और इंटरमीडिएट वाला। तो पहला है बीटा थैलेसीमिया माइनर। माइनर के अंदर एक चेन तो ठीक होनी चाहिए, माइल्डेस्ट फॉर्म होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसमें भी आरबीसी का काउंट रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आरबीसी का काउंट क्यों ज़्यादा होता है तो उसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है, लेकिन ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जरिए होता है। अब इसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी हो गया, ठीक है, ब्लड स्मेयर करेंगे, और इसके साथ आपको टारगेट सेल भी देखने को मिलते हैं। टारगेट सेल, इसके अलावा आपको सिकल सेल एनीमिया में भी पढ़ना है आपने। और जब हीमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हीमोग्लोबिन ए1 का लेवल तो कम होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन ए2 का लेवल क्या होगा, रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगा, 5% हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एफ पे डबल हो जाएगा, नॉर्मल 1% होता है 2% हो जाएगा। बीटा थैलेसीमिया मेजर बहुत ज़्यादा सीवियर है, कुछ ही महीनों बाद ये सीवियर एनीमिया शो करना शुरू कर देगा। ओके, अब एट द टाइम ऑफ बर्थ हीमोग्लोबिन एफ होता है वो टेम्परेरी तौर पे प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ये काम खराब होना शुरू हो जाएगा। अब होता ये है कि यहाँ पे बीटा चेन्स नहीं है, तो अल्फा चेन्स जो कि अनपेयर्ड है वो प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देगी, आरबीसी को डैमेज कर देगी, जिसकी वजह से इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस है। ओके, और एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस है, यानी अगर वो बोन मैरो के अंदर टूटना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा, और अगर वेसल से बाहर टूटना शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा वास्कुलर है, तो वो होगा एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस, ठीक हो गया, मेनली स्प्लीन के अंदर टूटते हैं। दूसरा नंबर 1 मैसिव इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया की कंपनसेटरी मैकेनिज्म है इरिथ्रोपोइटिन की वजह से, तो उसकी वजह से जो इरिथ्रॉइड एलिमेंट है, मैरो एलिमेंट है, उनका हाइपरप्लेजिया होगा। उसकी वजह से जो हेमाटोपोइसिस है वो स्कल के अंदर एक्सपांड करना शुरू कर देगी, रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन लीड्स टू क्रू कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे। ओके, तो जो रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन है, ओके,
स्कल में तो ये क्रू कट अपीयरेंस करवा देगी, और अगर हेमाटोपोइसिस फेशियल बोन में चली गई तो वहाँ पे चिपमैन फेसिस करवा देगी। चिपमैन फेसिस वंस अगेन सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ने हैं। नंबर 2 एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस है, जिसमें हेपेटोसेप्टिनोमिक यानी लिम्फेडिनोपैथी होती है। अगर इसी पेशेंट को पैरावायरस B19 का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से प्लास्टिक क्राइसिस हो सकती है। ओके, अब इसके अंदर आपको क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन करवाने होते हैं, लेकिन क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन करवाने की वजह से भी सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है। अब इसकी एग्जामिनेशन के अंदर वही माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, टारगेट सेल दोनों के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आपको न्यूक्लिएटेड आरबीसी भी देखने को मिलती है। वहाँ पे टारगेट सेल अकेले थे। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर HbA2 HbF देखने को मिलेगा, लेकिन HbA1 नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर MCV 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा होगा। फोलेट या विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है, जिसको मेगालोब्लास्टिक कहते हैं। अब फोलेट और विटामिन B12 आपको चाहिए डीएनए प्रिकर्सर बनाने के लिए। ओके, तो अगर फोलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो डीएनए प्रिकर्सर की सिंथेसिस कम से कम होती है, जिसकी वजह से आरबीसी डिवाइड नहीं कर पाएगी और उनके साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा उनके प्रिकर्सर का, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक होगा। इसी के अलावा अगर ग्रैन्युलोसाइट के प्रिकर्सर की इम्पेयर डिवीजन हो जाए तो वो उनका साइज लार्ज नहीं होगा, बल्कि उनकी सेगमेंटेशन बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक चेंज आपको रैपिडली डिवाइडिंग इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में देखने को मिल सकती है। ओके, तो एक था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दूसरा नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लेकिन वो भी मैक्रोसाइटिक है। तो अल्कोहलिज्म, लिवर डिजीज या ड्रग्स की वजह से हो सकता है। इसको आप ALD से रट्टा मार सकते हो। फोलेट डेफिशिएंसी पढ़ लेते हैं। अब फोलेट की एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम के अंदर होती है। अब आयरन की एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम के अंदर, फोलेट की ड्यूडेनम के अंदर, और विटामिन B12 की इलियम के अंदर होती है। ओके, अब फोलेट की डेफिशिएंसी कहती है कि कुछ ही महीनों के अंदर हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर स्टोर इसका नहीं होता, लेकिन B12 का स्टोर अच्छा खासा होता है, तो उसकी हो जाती काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अब इसके कॉमन कॉजेज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? ओके, तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं फोलेट के डेफिशिएंसी के? तो नंबर 1 डाइट में कम है, लाइक पुअर डाइट है, अल्कोहलिक्स या एल्डरली पेशेंट है, या डिमांड बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, कैंसर या हेमोलिटिक एनीमिया, इसमें डिमांड बढ़ जाती है, या फोलेट के एंटागोनिस्ट पेशेंट यूज़ कर रहा है लाइक मेथोट्रेक्सेट। अब इसकी क्लिनिकल या लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या होगा? इसमें आरबीसी का साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ होगा और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होगा, 5 से ज़्यादा लोब्स देखने को मिलेंगे। नंबर 2 टंग की इन्फ्लेमेशन होगी, टंग की इन्फ्लेमेशन को ग्लोसाइटिस कहते हैं। रट्टा मार लेना कि एट्रोफिक ग्लोसाइटिस उसमें भी होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले में जब आपने प्लमर विंसेंट सिंड्रोम पढ़ना है, फोलेट का लेवल कम होगा, होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन होमोसिस्टिन का लेवल नॉर्मल होगा, सॉरी होमोसिस्टिन का लेवल उसमें भी ज़्यादा होगा, किसके अंदर? B12 की डेफिशिएंसी के अंदर, लेकिन इसके अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पढ़ लेते हैं। विटामिन B12 कहती है कि इसकी एब्जॉर्प्शन बताई हुई है कि इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रिलेटिवली लेस कॉमन होती है और इसकी काफ़ी ज़्यादा लेट प्रेजेंटेशन होती है, और इसका जो मोस्ट कॉमन काज है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का, वो पर्नीशियस एनीमिया है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है पेराइटल सेल्स की, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। तो नंबर 1 तो हो गया पर्नीशियस एनीमिया। नंबर 2 पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है। ओके, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि पैनक्रियास ने एक पैनक्रियाटिक प्रोटीजेस प्रोड्यूस करने हैं, जो कि विटामिन B12 को आर बाइंडर से सेपरेट करते हैं। नंबर 2 टर्मिनल आइलियम का नुकसान पहुंच गया है, फॉर एग्जांपल डाइफाइलोबोथरियम, फिश टेपवर्म या क्रॉन डिजीज, या डाइटरी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ओके, वीगन्स के अंदर, वेजिटेरियंस वाले के अंदर। अब इसकी और क्लिनिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग सेम है कि मैक्रोसाइटिक आरबीसीज होते हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल ग्लोसाइटस है, लेकिन इसके अंदर सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। सब एक्यूट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है? इसके अंदर आपके पोस्टीरियर कॉलम आ जाएगा, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है। लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है, और पोस्टीरियर कॉलम की वजह से फाइन सेंसेशन, वाइब्रेटरी सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो जाती है। विटामिन B12 का लेवल कम होगा, सीरम होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होगा, और मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे कन्वर्ट कराता है। नॉर्मोसिटिक एनीमिया के अंदर आरबीसी का साइज तो नॉर्मल होगा, लेकिन कोई और पैथोलॉजी होगी, या तो आरबीसी की प्रोडक्शन कम है या आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी है। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए रेटिक्स को देखते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट को देखते हैं। अब रेटिक्स होते क्या है? रेटिक्स एक यंग आरबीसी होते हैं जो में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वो बोन मैरो से रिलीज हो जाते हैं। अब बोन मैरो सॉरी ब्लड स्मीयर करते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, तो ये बड़े-बड़े सेल्स होते हैं, नॉर्मल आरबीसी से बड़े होते हैं, और ये ब्लूइश साइटोप्लाज्म होता है ड्यू टू रेसिडुअल आरएनए। नॉर्मल रेटिक्स 1 से लेकर 2% होते हैं, और जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 120 दिन होता है, यानी ईच डे 1 से लेकर 2% आरबीसी सर्कुलेशन से रिमूव किए जाते हैं, और ये रेटिकुलोसाइट से आप रिमूव करते होते हैं। ओके, 120 दिन के हिसाब से देखा जाए तो। अब ये देखते हैं कि रेटिक्स का काउंट क्या है, कि अगर रेटिक्स का काउंट ज़्यादा है इसका मतलब बोन मैरो काम कर रही है, रेटिक्स का काउंट कम है इसका मतलब बोन मैरो काम नहीं कर रही। तो जो नॉर्मल
फंक्शनिंग मैरो होती है वो अनीमिया को रिस्पॉन्ड करती है किस तरीके से कि वो रेटिक्स को 3% से ज़्यादा कर देती है। नॉर्मल 1 से लेकर 2% होते हैं, तो 3 से ज़्यादा देखने को मिले इसका मतलब कॉम्पेंसेशन चल रही है मैरो की तरफ से। तो रेटिक्स होती है, रेटिक्स को इस तरह से मेजर करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल आरबीसी। ओके, यानी अगर टोटल आरबीसी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो रेटिक्स होते हैं एनीमिया के अंदर फाल्सली एलिवेटेड होते हैं। अब उसकी वजह क्या होती है कि जो रेटिक्स होते हैं उसको आप परसेंटेज ऑफ टोटल आरबीसी देखते हैं कि टोटल आरबीसी में से रेटिक्स कितने आ रहे हैं, तो आरबीसी नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आते हैं। जब आरबीसी कम होती है एनीमिया के अंदर तो रेटिक्स थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रेटिक्स के परसेंटेज। ओके, तो हम इसको ठीक करने के लिए हम करते क्या है, हम रेटिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हेमाटोक्रिट ओवर 45 से। तो जो करेक्टेड काउंट होती है अगर 3% से ज़्यादा है इसका मतलब बोन मैरो रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है और पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन अगर करेक्टेड काउंट 3 से कम है इसका मतलब बोन मैरो का रिस्पॉन्स कम है और ये अंडर प्रोडक्शन की वजह से एनीमिया हो रहा है। अब पहला है पेरिफेरल आरबीसी डिस्ट्रक्शन। पेरिफेरल का मतलब बोन मैरो के अंदर नहीं हो रही, एक होती है बोन मैरो के अंदर होना जिसको इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और वो बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर होती है। तो अब पेरिफेरल आरबीसी डिस्ट्रक्शन को मतलब दो में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रावास्कुलर इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस। दोनों के अंदर एनीमिया होता है और गुड मैरो रिस्पॉन्स होता है। अब एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर जिसमें मैक्रोफेजेस आ जाते हैं स्प्लीन के, लीवर के और लिम्फ नोड वगैरह के अंदर। ओके, अब जो मैक्रोफेजेस होते हैं पहले हम पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर को। तो एक्स्ट्रावास्कुलर के अंदर होता है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है मैक्रोफेजेस से। ओके, तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो आरबीसी को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा तो ग्लोबिन, ग्लोबिन से अमाइनो एसिड होगा। ओके, और आयरन रिसाइकल वगैरह हो जाता है। लेकिन जो प्रोटोपोरफायरिन है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में टूटेगा। ये पूरा साइकिल दिखाया हुआ है। लेकिन अब इसकी क्लिनिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या होती है, इस केस में अनीमिया होगा। ओके, लेकिन इसमें स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी, स्प्लीनोमेगाली होगा, जॉन्डिस होगा ड्यू टू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया और तीसरी चीज़ होगी बिलिरुबिन गॉलस्टोन क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो गया तो बिलिरुबिन गॉलस्टोन बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 मैरो हाइपरप्लेजिया होगा और करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट 3 से ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसका मतलब मैरो का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। इंट्रावास्कुलर के अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है विद इन द वेसल। जब विद इन द वेसल होती है तो मैक्रोफेज हीमोग्लोबिन को तोड़ेगी नहीं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और इसके अलावा हीमोसिट्रीन यूरिया भी हो जाता है क्योंकि जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स होती है हीमोग्लोबिन को पिकअप करते हैं। ओके, जो कि हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर फिल्टर होता है फिर उसको पिकअप करने के बाद आयरन में तोड़ देते हैं, आयरन हीमोसिट्रीन की फॉर्म में एक्युमुलेट हो जाता है, फिर ये ट्यूबुलर सेल शेड हो जाती है जिसकी वजह से हीमोसिट्रीन यूरिया हो जाता है और लास्ट में हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन और हेप्टोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स जो कि सर्कुलेशन से रिमूव हो जाता है। अब जो हमारा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है हिमोलिटिक वाला उसको मुझे दो में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रावास्कुलर, इंट्रावास्कुलर। तो जो एक्स्ट्रावास्कुलर है उसका निमोनिक होता है, इसका निमोनिक है सीएसएस। ओके, एक्स्ट्रावास्कुलर का सिकल सेल एनीमिया, सेफिरोसाइटोसिस और हीमोग्लोबिन सी, जबकि इंट्रावास्कुलर के अंदर निमोनिक है पीजीएमआई। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल। ओके, तो पी से होगा हमारा प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, जी फॉर ग्लूकोज 6 फास्फेट डी हाइड्रोजनस डेफिशिएंसी। ओके, एम से मलेरिया और माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया और लास्ट में होगा इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस। नंबर 1 डेफिनेशन आती है कि इसमें आरबीसी साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन टीथरिंग प्रोटीन इसका डिफेक्ट होता है, यानी आरबीसी का साइटोस्केलेटन और उसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो टीथरिंग प्रोटीन है उसका डिफेक्ट आ जाएगा। मोस्ट कॉमनली ये होता है, आप देख लो, एनकाइलिन का, स्पेक्ट्रिन का और बैंड 3 प्रोटीन का। ओके, अब इसके अंदर पैथोलॉजी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन के ब्लैप्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये लॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब मेम्ब्रेन लॉस हो जाएगी ब्लैप्स के बढ़ने की वजह से तो जो सेल्स होते हैं वो राउंड होना शुरू हो जाएंगे, ना कि बाइकॉन्केव या डिस्क शेप। तो जो सेल हो गए वो राउंड हो जाएंगे जिससे आर कॉल्ड सफिरोसाइट। जो सफिरोसाइट होते हैं सप्लीनिक साइनोसाइड से मूव नहीं कर पाते, दैट इज व्हाई ये सप्लीनिक मैक्रोफेजेस से कंज्यूम हो जाते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपको सफिरोसाइट्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनके सफिरोसाइट के अंदर जो सेंटर वाला एरिया होता है वो बिल्कुल चिट्टा होता है। आरबीसी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि आरबीसी में वेरिएशन है साइज और शेप के अंदर। मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, हीमोग्लोबिन रिलीज वगैरह, ठीक है। स्प्लीनोमेगाली होगा, जॉन्डिस विद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, सेम ऊपर वाली चीज़ें हैं। और अगर पैरावायरस का इन्फेक्शन हो गया तो ये प्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है। ये प्लास्टिक क्राइसिस हमने उसके अंदर भी पढ़ा था थैलेसीमिया के अंदर और यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, अब इसके डायग्नोस करने के लिए हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के अंदर होता क्या है कि आप सफिरोसाइट की काउंट को देखते हैं। ओके, तो काउंट को नहीं बल्कि सफिरोसाइट की फ्रेजिलिटी को देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ओके,
तो इसके अंदर ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर स्प्लीनेक्टमी होती है। एनीमिया ठीक तो हो जाता है लेकिन स्पिरोसाइट परसिस्ट कर जाते हैं और आपको एक स्पेसिफिक बॉडी देखने को मिलती है, होवल जेली बॉडी। होवल जेली बॉडी क्या होती है? आरबीसी के न्यूक्लियर रैमिनेंट होते हैं, न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो ये आपको ब्लड स्मेल में देखने को मिलते हैं। अब है सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के अंदर, और इसमें जो अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, वो वैलिन से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब वंस अगेन इसके जो कैरियर्स होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से बच जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया जब होता है जब 2 एब्नॉर्मल जीन मौजूद होते हैं। ओके, यानी सिकल सेल एनीमिया डिफरेंट है सिकल सेल डिजीज वगैरह, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया एक ब्रॉड कैटेगरी है। सिकल सेल डिजीज उस वक्त होगा जब 2 एब्नॉर्मल जीन होंगे, लेकिन अगर एक है तो सिकल सेल कैरियर वगैरह होगा। ओके, इस केस में जो हीमोग्लोबिन एस की फॉर्मेशन होती है, हीमोग्लोबिन एस की डीऑक्सीजनेशन हो जाती है। ओके, और जब डीऑक्सीजनेशन होती है तो पॉलीमराइजेशन हो जाती है। पॉलीमराइजेशन होने की वजह से नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। नीडल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से सिकल सेल बन जाते हैं। अब जो सिकलिंग होती है वो 3 कंडीशन से ज़्यादा होती है। नंबर 1 हाइपोक्सीमिया है, डिहाइड्रेशन है, नंबर 3 एसिडोसिस है। ADH से रट्टा मार सकते हैं। लेकिन जो हीमोग्लोबिन एफ है वो सिकलिंग से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई कि ये वाला जो होगा सिकल सेल एनीमिया, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन एफ होता है जो कि प्रोटेक्टिव होता है। ओके, तो जो सिकलिंग बढ़ाने वाला हाइपोक्सीमिया, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस है, कम करने वाला हीमोग्लोबिन एफ है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि सेल क्या हो गए। सिकलिंग का तो पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया कि सिकलिंग किस तरह से होती है, पॉलीमराइजेशन वगैरह की वजह से, जो कि डीऑक्सीजनेशन के अंदर होती है। अब सेल की कंटिन्यूसली सिकलिंग और डीसिकलिंग होती है जब वो माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है रिलेटेड टू द आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज। ओके, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? नंबर 1 एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस के, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर वंस अगेन एनीमिया, जॉन्डिस हो सकता है। ओके, और इसके अलावा बिलिरुबिन गैलस्टोन हो सकती है। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी हो सकती है इसके अंदर, जिसमें आरबीसी जिनकी मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है वो डिहाइड्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हिमोलिसिस फट जाते हैं। हीमोग्लोबिन कम होगा, सॉरी, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिनीमिया और हेप्टोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। उसमें आपको टारगेट सेल देखने को मिलती है। नंबर 3 मैसिव एरिथ्रॉइड हाइपोप्लेजिया, जिसकी वजह से वंस अगेन क्रूकड अपीयरेंस। ये सब चीज़ें आपको सिमिलर जो आपने पढ़ी थी किसके अंदर, थैलासीमिया के अंदर। बस एक बात देख लेना कि थैलासीमिया के अंदर आपने मेनली कौन सी हिमोलिसिस करवानी है। लाइक अगर आप यहाँ पे आओगे ना इस टॉपिक में, यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस नहीं होती, बाकी सेम है। अब जो एक्सेसिव सिकलिंग होती है उसकी वजह से वेजो ओक्लियन वाली कॉम्प्लिकेशन भी आना शुरू हो जाती है। एक कॉम्प्लिकेशन आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज वाली थी, दूसरी कॉम्प्लिकेशन वेजो ओक्लियन वाली थी, ठीक हो गया। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1 डेक्टिलाइटिस हो सकता है, नंबर 2 आउटोस्प्लीनेक्टमी हो सकती है, नंबर 3 एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, पेन क्राइसिस हो सकता है, रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकती है। डेक्टिलाइटिस के अंदर क्या होता है? अगर वेजो ओक्लूसिव इंफेक्शन बोन्स के अंदर हो, खासतौर पर हैंड और फीट के, तो स्वेलिंग होती है, तो ये इन्फेंट के अंदर होता है। नंबर 2 आउटोस्प्लीनेक्टमी, जिसमें स्प्लीन की फाइब्रोटिक श्रंकन अपीयरेंस देखने को मिलती है। ओके, अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? जब स्प्लीन की आउटोस्प्लीनेक्टमी होती है तो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, खासतौर पर स्ट्रेप्टोकोकस हीमोफिलस का 5 साल से नीचे वाले के अंदर। नंबर 2 साल्मोनेला पैराटाइफी ओस्टियोमाइलाइटिस, इसका भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3 होवल जेली बॉडीज। तो होवल जेली बॉडीज 2 कंडीशन के अंदर आ गई है, एक तो सिकल सेल एनीमिया और दूसरा हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अगर वेजो ओक्लियन पल्मोनरी माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर है तब उसको बोलते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के अंदर चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लंग्स के अंदर आपको इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। वंस अगेन ये निमोनिया से प्रेसिपिटेट हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन अडल्ट, जबकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इज आउटोस्प्लीनेक्टमी, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होती है। नंबर 4 पेनफुल क्राइसिस, नंबर 5 रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस। तो उसका निमोनिक होता है ट्रैप। D for dactylitis, R for renal papillary necrosis, A for autosplenectomy and acute chest syndrome, P for painful crisis। ओके, नेक्स्ट है सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट के अंदर एक जीन म्यूटेटेड होगा, दूसरा नॉर्मल होगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन एस 50% से रिलेटिवली कम होगा, उसमें 90% तक आपने देखा था। ओके, जो हीमोग्लोबिन ए एस में थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हो रहा होता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एनीमिया नहीं होता। ओके, अब ऐसे आरबीसी जिनके अंदर 50% से कम हीमोग्लोबिन एस है वो सिर्फ रीनल मेडुला के अंदर ही सिकल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाइपोक्सिया काफ़ी ज़्यादा होता है और हाइपरटोनिसिटी होती है, जिसकी वजह से सिकलिंग बढ़ जाती है। सिकलिंग बढ़ जाती है तो माइक्रो इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया और प्रोटीन यूरिया वगैरह होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ग्रोस हीमाचूरिया है तो उसका मतलब रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस है, जो कि होती है सिकल सेल डिजीज के अंदर। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर वंस अगेन सिकल सेल टारगेट सेल देखने को मिलते हैं। ओके, तो जो सिकल सेल्स आपने टारगेट सेल आपने कहाँ पढ़े थे? थैलासीमिया के अंदर और इसके अंदर पढ़ लिए थे आपने। ओके, लेकिन ये मेनली सिकल सेल डिजीज के अंदर होते हैं। नंबर 2 बेटा बाइसल्फाइड स्क्रीन करेंगे, तो बेटा बाइसल्फाइड स्क्रीन ऐसा टेस्ट है जो कि ऐसे तमाम आरबीसी जिनके अंदर हीमोग्लोबिन ऐसा उसकी स्क्रीनिंग करवा देता है। तो ये डिजीज के अंदर और ट्रेट के अंदर दोनों में पॉजिटिव आता है। और लास्ट में हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस 90% हो तो उसका मतलब डिजीज है, 50% हो तो 55, ठीक है।
50 से कम हो तो वो हीमोग्लोबिन एस वाला ट्रेट हो सकता है। हीमोग्लोबिन सी के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है जिसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलिन से। अगर ग्लूटामिक एसिड सॉरी लाइसिन से, अगर वेलिन से रिप्लेस होता है वो सिकल सेल एनीमिया होता है। लेस कॉमन होता है इसमें एनीमिया एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगा। ओके, और इसमें हीमोग्लोबिन सी क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस है। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एक्वायर्ड डिफेक्ट है, इन जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है जिस तरह सिकल सेल एनीमिया हमारा जेनेटिक था। ओके, इसके अलावा थैलेसीमिया ये आपकी जेनेटिक थे, इनहेरिटेड थे, लेकिन ये एक्वायर्ड डिफेक्ट है कि इसके अंदर माइलॉइड स्टेम सेल के अंदर, जिसकी वजह से होता ये है कि ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल की डेफिशिएंसी होती है। फाइनली सेल की डिस्ट्रक्शन होती है बाय द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब होता ये है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लाज्मा में दौड़ रहे होते हैं। एक फैक्टर होता है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर जिसको CD55 कहते हैं, ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है। तो ये करता है क्या, ये C3 कन्वर्टेज को इनहिबिट कर देता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज नहीं होता। और जो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है ये सेल मेम्ब्रेन से टीथर्ड होता है, सिक्योर्ड होता है बाय एंकरिंग ग्लाइकोलिपिड व्हिच इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल। लेकिन जब ये एंकरिंग लिपिड नहीं होगा, एंकर नहीं होगा, तो ये डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर नहीं होगा, CD55 नहीं होगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज होगा, क्योंकि डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर C3 कन्वर्टेज को इनहिबिट करता था। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगा, खासतौर पर रात के वक्त होगा, सोते वक्त होगा। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये बता रही है कि जब रात के वक्त सोते वक्त शैलो ब्रीथिंग होती है। ओके, ज़्यादा गहरे गहरे सांस नहीं ले रहे होते, ज़्यादा सांस ले रहे होते हैं। शैलो ब्रीथिंग की वजह से माइल्ड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो सकता है शैलो ब्रीथिंग की वजह से। उस माइल्ड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की वजह से कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है। फाइनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। वंस अगेन इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की वजह से हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिट्रीन देखने को मिल सकता है, खासतौर पर सुबह के वक्त। इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो है सुक्रोज टेस्ट, जबकि बेटा बाइसल्फाइड स्क्रीन टेस्ट हम यूज़ करते थे सिकल सेल एनीमिया के अंदर। तो जो सुक्रोज टेस्ट होता है इस स्क्रीनिंग के लिए होता है, डायग्नोसिस के लिए आप एसिडिफाइड सीरम टेस्ट करते हैं या फ्लो साइटोमेट्री करते हैं, जिससे आपको CD55 का पता लग जाएगा। मेन जो कॉज ऑफ डेथ होता है इसके अंदर वो थ्रोम्बोसिस होता है, हेपेटिक, पोर्टल और सेरिबेलर। इसको आप रट्टा मार सकते हो HPC से। ओके, ठीक हो गया, या CHP चैप्टर से भी आप याद रख सकते हो। इनका मेनली होता है थ्रोम्बोसिस, और हेपेटिक वेन की जो थ्रोम्बोसिस होती है उसको बोलते हैं बुर्ड-चारी सिंड्रोम। ठीक हो गया। इसकी वजह ये होती है कि जो प्लेटलेट टूटते हैं तो उनकी वजह से साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल रिलीज होती है सर्कुलेशन के अंदर, वो आगे और मजीद नुकसान पहुंचा देती है, थ्रोम्बोसिस को इंड्यूस कर देते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है ड्यू टू क्रॉनिक लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द यूरिन। नंबर 2 एक्वायर्ड माइलॉइड ल्यूकेमिया हो सकता है, जो कि 10% पेशेंट के अंदर डेवलप करता होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस की हाफ लाइफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज ज़्यादा हो जाता है। अब आरबीसी नॉर्मली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एक्सपोज करते हैं, खासतौर पर H2O2। जो ग्लूटाथायोन होता है एंटीऑक्सीडेंट, ये न्यूट्रलाइज करता है H2O2 को, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो NADPH है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस से प्रोड्यूस होता है, तो ये असल में रीजनरेट करता है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी की वजह से NADPH कम होगा। NADPH के कम होने की वजह से ग्लूटाथायोन कम होगा, खासतौर पर रिड्यूस ग्लूटाथायोन। जब रिड्यूस ग्लूटाथायोन कम होगा तो ऑक्सीडेटिव इंजरी होगी, फाइनली इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगा। अब इसके मजीद दो वेरिएंट होते हैं मेनली, अफ्रीकन और मेडिटेरियन। अफ्रीकन के अंदर माइल्ड रिड्यूस होता है, लेकिन मेडिटेरियन के अंदर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगा। ठीक है, वंस अगेन कैरियर प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से बच जाते हैं। ओके, अब इसकी स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो हीन्स प्रिपरेशन है, जबकि लास्ट के लिए हमने जो पढ़ा था वो कौन सा था, सुक्रोज टेस्ट था। स्क्रीनिंग के लिए एसिडिफाइड सीरम टेस्ट और फ्लो साइटोमेट्री कंफर्मेटरी था। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की प्रेसिपिटेशन हो जाती है, जिसको हीन्स बॉडी कहते हैं, और उस हीमोग्लोबिन को स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस खा जाती है, जिसकी वजह से बाइट सेल प्रोड्यूस होती है। ओके, अब इसका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो काजेज है वो इन्फेक्शन हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है लाइक प्राइमाक्विन, सल्फर ड्रग, डेप्सोन या फैवाबीन्स हो सकती है। वंस अगेन इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस वगैरह होगा, इसकी स्क्रीनिंग के लिए हीन्स प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन है वो हीन्स स्टेन से नजर आता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप इंजाइम की स्टडी करते हैं, काफ़ी इंजाइम में से करते हैं काफ़ी हफ्तों के बाद। ठीक है, अब इसके बाद है इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो एंटीबॉडी दो होती है, IgG और IgM। अब इसका डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो होता है कॉम टेस्ट होता है, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। तो पहला पढ़ लेते हैं IgG मीडिएटेड डिजीज। जो IgG मीडिएटेड डिजीज है मेनली इसकी वजह से एक्स्ट्रा
इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस है, इसको जीई से रट्टा मार सकते हो। आईजीएम की वजह से इंट्रावास्कुलर, इसको आप एमआई से रट्टा मार सकते हो, शियोमी या एमआई होता है। अब जो आईजीजी होता है ये आरबीसी को बाइंड करती है स्पेसिफिकली वार्म टेम्परेचर के अंदर, जो कि सेंट्रल बॉडी के अंदर होता है। ओके, लेकिन जो आईजीएम होती है ये कोल्ड टेम्परेचर पे जाके बाइंड करती है, जो कि पेरिफेरीज के अंदर होता है। दैट इज व्हाई आईजीजी को हम वार्म एग्लूटिनिन, जबकि आईजीएम को कोल्ड एग्लूटिनिन कहते हैं। तो ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर एंटीबॉडी कोट हुई हुई है, तो उसको स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस खा जाती है, जिसकी वजह से सफीरोसाइट वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अभी एसएलई की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की वजह से हो सकता है, पेनिसिलिन सेफलोस्पोलिन एलर्जी की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। यानी जो ड्रग्स होती है पहले आरबीसी की मेम्ब्रेन पे जाकर अटैच हो जाएगी, फिर वहाँ पे एंटीबॉडी अटैच होती है, एंटीबॉडी अटैच होता है ड्रग मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, और फिर आउटो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो सकती है। यानी ड्रग्स हो सकती है वो आउटो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन भी कर सकती है, लाइक अल्फा मिथाइल डोपा। ओके, इसका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के अंदर ड्रग्स को रिमूव कर दो, स्टेरॉइड यूज़ करो, आईवीआईजी यानी इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन यूज़ करो या स्प्लीनेक्टमी करो। नेक्स्ट है आईजीएम मीडिएटेड, जिसकी वजह से इंट्रावास्कुलर होती है। अब जो आरबीसीज होती है वो कॉम्प्लीमेंट को इनएक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन जो रेसिडुअल सी3बी है, ओके, यानी जो आईजीएम है वो आरबीसी को बाइंड करती है, कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करती है। किसके अंदर फिक्स करती है? इन द कोल्ड टेम्परेचर। ओके, अब जो आरबीसीज होती है कॉम्प्लीमेंट को इनएक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन जो रेसिडुअल सी3बी है वो ऑप्सोनिन का काम करती है। किसके लिए? सप्लीनिक मैक्रोफेजेस के लिए। ओके, तो जो सप्लीनिक मैक्रोफेजेस के लिए ऑप्सोनिन का काम करती है, जिसकी वजह से ऑप्सोनाइजेशन होती है। वंस अगेन सप्लीनिक मैक्रोफेजेस खाना शुरू कर देंगे, कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से सफीरोसाइट क्रिएट हो गए, और ज़्यादा एक्सट्रीम कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की वजह से इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस भी हो सकती है। ये मेनली माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से होता है, जबकि वो वाला ड्रग्स और एसएलई की वजह से होता था। अब इसको देखने के लिए कॉम टेस्ट करते हैं। कॉम टेस्ट के अंदर या तो एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट कोटेड आरबीसी को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट कोटेड आरबीसी आपको देखने को मिलेगी आईजीएम के अंदर, एंटीबॉडी कोटेड आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? आईजीजी के अंदर। जब एंटी आईजीजी या कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं टू द पेशेंट आरबीसी, तो एक ग्लूटिनेशन होती है। अगर आरबीसी पहले से आईजीजी या कॉम्प्लीमेंट से कोट हुए हुए हैं, इनडायरेक्ट के अंदर आप एंटीबॉडी को चेक करते होते हो। ओके, एंटीबॉडी को कैसे चेक करोगे? कि एंटी आईजीजी और टेस्ट आरबीसी को मिक्स करोगे पेशेंट के सीरम के साथ। अगर एक ग्लूटिनेशन होगी जब एंटीबॉडीज मौजूद होगी, यानी यहाँ पर आपने एंटीजन्स दिया है एंटीबॉडी को देखने के लिए। ओके, और वहाँ पर आपने एंटीबॉडीज दी है एंटीजन को देखने के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। तो ये वास्कुलर पैथोलॉजी की वजह से इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो जाए तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो एंजियोपैथिक। माइक्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है क्रॉनिक हेमोलिसिस की वजह से। इसकी वजह क्या होती है? माइक्रोथ्रोम्बाई के अंदर वही थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, एओर्टिक स्टेनोसिस है। ओके, और इस केस में जो माइक्रोथ्रोम्बाई होती है ये शिस्टियोसाइट प्रोड्यूस करती है ब्लड स्मीयर के अंदर। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम वगैरह से इन्फेक्शन हो जाता है, फीमेल एनोफिली से ट्रांसमिट होता है। आरबीसी के रप्चर होता है, जिसकी वजह से इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस और साइक्लिकल फीवर होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम की वजह से डेली फीवर होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल की वजह से फीवर एवरी अदर डे होता है, यानी तकरीबन एक दिन वगैरह छोड़ के। ओके, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम में डेली होता है, तो उसमें आप ये भी याद रख सकते हो, ट्राइक्स वगैरह। स्प्लीन क्या करती है? कुछ इन्फेक्टेड आरबीसी को कंज्यूम करना शुरू कर देती है, यानी इसमें एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस भी हो सकता है, जिसमें स्प्लीन ओमेगाली हो सकती है। लास्ट है हमारा एनीमिया ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन। ओके, तो जो एनीमिया ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या होगा? रेटिक्स आपको 3% से कम देखने को मिलेंगे, खासतौर पर जो करेक्टेड रेटिक्स होते हैं। अब इसकी क्या टियोलॉजी हो सकती है? पहली टियोलॉजी है कि माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक होती है, उनकी वजह से ये हो सकता है। नंबर 2 रीनल फेलियर, जिसमें एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, खासतौर पर पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल से, या फिर बोन मैरो को नुकसान पहुंची है, जिसकी वजह से एनीमिया या पैनसाइटोपिनिया हो सकता है। अब इसके अलावा बाकी क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन में पैरावायरस का इन्फेक्शन है, तो पैरावायरस क्या करता है? प्रोजेनिटर आरबीसी को इन्फेक्ट कर देता है और टेम्परेरी एरिथ्रोपोइसिस को स्टॉप कर देता है। तो अगर पहले से मैरो का स्ट्रेस है, सिकल सेल एनीमिया है, तो उसकी वजह से सिग्निफिकेंट एनीमिया होगा, तो उसका ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को डैमेज होता है ड्यू टू रेडिएशन, ड्रग्स, केमिकल, वायरल इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून डैमेज है, जिसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया होगा, रेडिक्स कम मिलेंगे। बोन मैरो को देखें तो वो एम्प्टी होगी, फैटी होगी। ट्रीटमेंट के अंदर ड्रग्स को रिमूव कर दो। इसके अलावा बोन मैरो स्टिमुलेटिंग फैक्टर यूज़ करो, ठीक हो गया। कभी कभार आपको इम्यूनो सप्रेशन भी करवानी होती है, और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसके बाद माइलोप्थिसिस प्रोसेस है, तो ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइक कोई मेटास्टेटिक कैंसर होता है जो कि बोन मैरो को लिपिडेस कर जाता है, जिसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया होगा, हेमेटोपोइसिस रुक जाती है।